गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने कंडक्टिविटी मेजरमेंट को लेकर कंडक्टिविटी मीटर के बारे में पूरा अध्ययन किया था। आपने जाना था कि किस प्रकार कंडक्टिविटी मीटर का सेटअप होता है, उसे कैसे कैलिब्रेट किया जाता है और किसी भी विलयन की चालकता कंडक्टिविटी मीटर के द्वारा किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। उसी क्रम में आइए आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहला एक्सपेरिमेंट चालकता मापन का जो हम किया करते हैं अपनी लैब में और आपको करना है वो है टू फाइंड आउट द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल। दिए गए सेल का सेल स्थिरांक ज्ञात कीजिए। काम करने का तरीका इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को निर्धारित करेंगे, उद्देश्य को निर्धारित करेंगे और उसके बाद उसमें काम आने वाले एपरेटस उपकरणों के बारे में जानेंगे। चूँकि चालकता मापन करना है तो आपको कंडक्टिविटी मीटर की आवश्यकता है। कंडक्टिविटी मीटर के साथ एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स यूज़ होते हैं जिन्हें हम चालकता सेल या कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। छोटे बीकर की आपको आवश्यकता रहेगी विलयन के लिए। अब हम ये जानें कि ये एक्सपेरिमेंट किस सिद्धांत पर आधारित है, इसकी थ्योरी क्या है। हम पढ़ते आए हैं कि विलयन की चालकता उसमें उपस्थित आयनों की संख्या के समानुपाती होती है और विशिष्ट चालकता से कुछ डिफरेंट होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता तब कहलाती है जब उस विलयन का आयतन 1 cc हो। 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। ऑब्जर्व्ड कंडक्टिविटी तब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बराबर होती है जब चालकता मापी सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तब हम नापी गई चालकता को विशिष्ट चालकता जानते हैं। आप बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो है R इज इक्वल टू रो L/A। यहाँ R प्रतिरोध है और जो रो है वो विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शा रहा है। L सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी और A क्रॉस सेक्शन एरिया है। आप यह भी जानते हैं कि चालकता प्रतिरोध का रेसिप्रोकल होती है। C इज इक्वल टू 1/R। तो इस फॉर्मूला को अगर हम रेसिप्रोकेट कर दें तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो है C इज इक्वल टू कप्पा A/L। यहाँ C चालकता को प्रदर्शित कर रहा है और कप्पा विशिष्ट चालकता को प्रदर्शित कर रहा है। तो विशिष्ट चालकता किसके बराबर हो जाएगी कि कप्पा इज इक्वल टू C इंटू L/A, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस शुड बी इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। क्योंकि L/A ये दो टर्म्स लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया सेल की द्वारा है, तो इसलिए इन्हें सेल कांस्टेंट के रूप में जानते हैं। अब अगर हमें चालकता मापन से सेल कांस्टेंट निकालना हो, सेल स्थिरांक निकालना हो, तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस, यानी सेल स्थिरांक विशिष्ट चालकता और मापी गई चालकता से ज्ञात किया जा सकता है। आइए अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ें। प्रोसीजर, इसका विधि क्या होगी, किस प्रकार हम चालकता को नापेंगे। पिछले वीडियो में आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार एपरेटस को कनेक्ट किया जाता है सेल के द्वारा और उसे कैसे सेट किया जाता है। उसको दोबारा अगर आप याद करें तो आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले आपको कंडक्टिविटी मीटर को कैलिब्रेट करना है। रिकॉल कीजिए अपनी मेमोरी को और उसके पैनल पे जाइए। उसके पैनल में मैंने आपको बताया था कि सेल कांस्टेंट, रेंज, सेट 100, सेट, कैल और रीड के ऑप्शंस
नज़र आ रहे हैं और डायरेक्ट DPM पे आप रीडिंग पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार उसी को याद करते हुए सबसे पहले विदाउट सेल आप सेट 100 कीजिए, रेंज निर्धारित कीजिए और फिर सेल को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KCl में डिप करना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले आपको चालकता मापी सेल को सावधानीपूर्वक साफ करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पर उपस्थित आयन ही चालकता को प्रदर्शित करेंगे। तो इसलिए कंडक्टिविटी सेल बिल्कुल साफ होना चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको 24 घंटे पहले डिस्टिल वाटर के अंदर डिप करके भी रखना होता है सेल को। वो सारी प्रक्रियाएं अपनाते हुए अब आप N/10 या N/100 KCl सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड KCl सॉल्यूशन बनाएंगे। आपको याद होगा मैंने बताया था कि KCl सॉल्यूशन, क्यों KCl सॉल्यूशन को ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के रूप में लिया जाता है, बिकॉज इंटरनेशनल कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड में कंडक्टिविटी मेजरमेंट के लिए KCl सॉल्यूशन की जो चालकता है वो नाप के भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर भिन्न भिन्न कंसंट्रेशन की चालकताएं बहुत सावधानीपूर्वक नाप कर रख दी गई हैं। और क्योंकि ये एक बहुत स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए इसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के रूप में उपयोग करते हैं। तो आपने N/10 या N/100 KCl सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। अब अपने सेल को इस सॉल्यूशन से रिंस कीजिए। थोड़ा सा वॉश और रिंस करके अब आपका सेल चालकता नापने के लिए बिल्कुल तैयार है। छोटे बीकर में KCl सॉल्यूशन लीजिए, 25 ml बीकर के अंदर, उसमें सेल को डिप कीजिए। ध्यान दीजिएगा सेल उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स जो उसमें नज़र आ रहे हैं वो डिप होने चाहिए। अब आप डायरेक्ट कंडक्टिविटी मीटर में चालकता का मापन DPM पर पढ़ सकते हैं। उसकी जो रीडिंग्स आ रही हैं, जो वैल्यूज़ आ रही हैं, उसको डायरेक्ट पैनल पे आप पढ़ सकते हैं। पुनः उसको निकाल के वॉश कीजिए, रिंस कीजिए और फिर इस तरह से 2-3 और रीडिंग्स ले लीजिए। यहाँ पर एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान देने की है कि आपको विलयन के टेम्परेचर को नोट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कि चालकता पर ताप का प्रभाव पाया जाता है। इसलिए भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर भिन्न भिन्न चालकताएं आपको प्राप्त होंगी। इसलिए आप सबसे पहले विलयन का ताप नोट कर अपने रिकॉर्ड में लिख लीजिए। आपको अपनी प्रैक्टिकल की बुक पर में भी और कहीं पर भी आपको KCl स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की डिफरेंट टेम्परेचर पर ऑब्जर्व्ड जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दे रखी हैं कंडक्टेंस की, वो मिल जाएंगी। N/10 KCl की जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, इस प्रकार आपको भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर इनकी वैल्यूज़ आपके उसमें रिकॉर्ड में आपके प्रैक्टिकल बुक्स में मिल जाएंगी। इसी प्रकार N/100 KCl की भी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वो किताबों में दे रखी हैं। तो अगर आपने N/10 सॉल्यूशन बनाया है और जो आपका टेम्परेचर आ रहा है उसके आधार पर स्टैंडर्ड वैल्यू जो है उसको नोट कर लीजिए। ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस की वैल्यू आपके सामने DPM पर है, सपोज वो X हो। अब आप कैलकुलेशन की तरफ बढ़िए। आप जानते हैं कि सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। तो दिए गए तापमान पर उस विलयन की जो भी विलयन आपने लिया है, जिस भी सांद्रता का विलयन आपने लिया है KCl का, उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस सारणी से नोट कर लीजिए और जो मान आपने DPM पे प्राप्त किया है उसे ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस पर रखिए। इस प्रकार आपके सामने सेल कांस्टेंट का मान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सेल कांस्टेंट का मान 1 के समीप होना चाहिए। तो इसलिए आप अपनी रीडिंग्स को चेक कीजिए कि क्या हम अपना काम सावधानीपूर्वक कर रहे हैं। इसका मान 0.9 से लेकर 1.1 तक आता है तब तो आपके द्वारा किया गया कार्य ठीक है।
अगर नहीं आता है तो आप इसे पुनः करिए। लास्ट में अपने रिकॉर्ड में आप रिजल्ट लिखिए कि दिए गए चालकता मापी सेल का सेल स्थिरांक जो भी वैल्यू आपको प्राप्त हुई विद यूनिट्स सेंटीमीटर इनवर्स है। तो इस प्रकार आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 दिए गए सेल का सेल कांस्टेंट चालकता मापी यंत्र के द्वारा ज्ञात करना मैंने आज आपको बताया। इसे अच्छे से समझकर अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स में नोट कीजिए। जब भी आपको मौका मिलेगा आपको ये एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा, तब आप इसको, अगर आपने इसको पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। थैंक यू।